नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और एक हफ्ता बचा है अब यहां पर बजट के आने में, और उससे पहले काफी सारी रिप्रेजेंटेशंस यहां पर ऑलरेडी सरकार को कर दी गई हैं। सभी सेक्टर्स को यहां पर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, यहां पर काफी हद तक जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम है वहां पर अभी भी सवाल हैं। काफी सारी एलोकेशंस और स्कीम्स हमने सरकार की तरफ से आते हुए जरूर देखे हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। प्रोडक्टिविटी ऐसा मुद्दा है जहां सभी को लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, और यहां पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप भारत और वर्ल्ड एवरेज देखें तो फिर चाहे वो गेहूं है, दालें हैं, खाने के तेल हैं, सभी में हमने प्रोडक्टिविटी यहां पर कम रहते हुए देखी है। इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स की क्या उम्मीदें हैं बजट से इस बार। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान हैं, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा और मोपा के वीपी दीपक डेटा हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जोड़ने के लिए। राहुल, मैं आपने एक शीट शेयर करी थी जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें अच्छा खासा डिटेलिंग था, एनालिसिस था, कंक्लूजन भी था और क्या किया जाना चाहिए उसका सोल्यूशन भी था। तो अगर हम सेक्टर वाइज यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करें, जहाँ तक ग्रेन्स की बात है, आपको क्या लगता है कहाँ हैं दिक्कतें? अभी तो बाजार फिलहाल अभी भी किस तरह की गेहूं की फसल रह सकती है उस पर चर्चा कर रहा है। ऑफकोर्स आगे का मौसम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम जनवरी फरवरी में किस तरह का, बाकी जो जनवरी है और जो फरवरी है, किस तरह का मौसम बनता हुआ देखते हैं। लेकिन अहेड ऑफ दैट बजट से एज अ ग्रेन सेक्टर किस तरह के नंबर्स आप देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? नमस्कार मनीषा जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। आपको याद होगा हम श्रीलंका में थे, उस टाइम भी पल्सेस पे हमारी काफ़ी चर्चा हुई थी, जो हमारा शो हुआ था। देखिए, इस टाइम पल्सेस इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़े डिलेमा में है। एक तरफ हम इंपोर्ट लगातार करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रोडक्शन भी हमारा बड़ा है। स्टॉकिस्ट और इंपोर्टर्स ने काफ़ी हाई प्राइसेस पे पल्सेस की खरीद की है। अब पल्सेस के भाव बहुत डाउन आ गए हैं, तो वो नहीं बेचना चाह रहे। पोर्ट पर बहुत 11 लाख टन का जो है मटर का स्टॉक उपलब्ध है। तो चारों तरफ से जो है जो पल्सेस की उपलब्धता है बहुत अच्छी बनती जा रही है। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहूँगा कि अप्रैल से दिसंबर 2024 तक हमने 48 लाख टन दलहनों का आयात कर लिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से पूरे वित्तीय वर्ष से 4 लाख टन अधिक है। इस साल मुझे लगता है कि करीब जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया से हमारा देसी चना का एक्सपोर्ट चालू हुआ है, तो वहाँ से भी 10 लाख टन की खेप निकल चुकी है, जिसमें से मुख्यतः वो भारत में आएगी। तो कुल इस सीज़न में मुझे जो लगता है करीब हम 55 से 58 लाख टन की दलहनों का इम्पोर्ट कर सकते हैं, जो एक बहुत हाई वॉल्यूम है। 2016-17 में हमने 63 लाख टन दलहनों का इम्पोर्ट किया था एक रिकॉर्ड लेवल पे। ये सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड भी पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर अवेलेबिलिटी बढ़ने से और उत्पादन बढ़ने, आयात बढ़ने से जो अल्टीमेटली लास्ट में जो हमारा है किसान, उनको पर्याप्त भाव नहीं मिल पा रहे। और आप ये देखिए तुअर का इतना अच्छा उत्पादन हुआ है, मंडियों में अभी तक तुअर की आवक का दबाव नहीं बन पाया। किसान अपना माल बेचने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले बहुत अच्छे एक भाव देखे थे तुअर के। सरकारी खरीद भी जारी है, परंतु सरकारी कांटे पर जो है किसान आने से भी पीछे हट रहा है। रही बात गेहूँ की, लास्ट ईयर से हमारा जो एरिया है वो बढ़ना स्वाभाविक था। लास्ट 10 साल की एवरेज से भी अधिक गेहूँ की बिजाई हुई है, 320 लाख हेक्टेयर में हुई है। एक स्वाभाविक था, क्योंकि गेहूँ, मक्का और चना, इसके प्राइसेस जो है सीज़न भर अच्छे रहे और किसान जो है इनकी तरफ अट्रैक्टिव भी हुआ। और जैसे सरसों की भी कीमतें कम रही, तो उसका एरिया भी घटा है। तो इस वर्ष अगर मौसम ने साथ दिया, तो हमारा गेहूँ का एक अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है, जो देश हित के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चना और मक्का का भी जो एरिया बढ़ा है, तो उसका भी अच्छा एक हमें उत्पादन देखने को मिल सकता है। अगर हम ओवरऑल यहाँ पर गेहूं की बात करें, तो आपको क्या लगता है, आपके आंकड़ों के हिसाब से किस तरह की यहाँ पर फसल रहने की उम्मीद है? क्योंकि 105 से 115 के बीच की अटकलें हैं फिलहाल। देखिए, मेरा मानना है कि 110 लाख टन अगर मौसम फसल के अनुरूप रहता है, तो 110 जो है मिलियन मेट्रिक टन हम आसानी से हमारे यहाँ उत्पादन हो सकता है। देखिए, गेहूं में क्या है कि एक उत्पादन, एक सीजन का रिकॉर्ड उत्पादन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। हमें कम से कम 2 साल का एक रिकॉर्ड उत्पादन चाहिए होगा, ताकि हमारे केंद्रीय पूल में स्टॉक अच्छा हो, मिलर्स को टाइम पर सप्लाई मिलती रहे, फार्मर्स को भी अच्छे भाव मिले। तो गेहूँ की कुल मिलाकर अभी तक अच्छा एक फसल देखने को मिल सकती है। हम्म
प्रोक्योरमेंट की आपने यहाँ पर बात की राहुल, और उसके ऊपर यहाँ पर डिटेल में आना चाहेंगे क्योंकि सरकार ऑफ कोर्स यहाँ पर बफर स्टॉक बढ़ाना चाहती है। जो भी सरकार ने यहाँ पर स्टेप्स दालों में की अब बात कर रहे हैं हम, दालों में लिए हैं, उसमें उनकी कोशिश यही रही है कि प्राइसेस लगातार यहाँ पर नीचे की तरफ जाएं। लोगों ने सब यहाँ पर दोनों तरीके की बात की है कि एक भाव नीचे जाएंगे तो आसानी होगी कंज्यूमर्स को, दूसरा अगर भाव एमएसपी के नीचे जाएंगे तो गवर्नमेंट यहाँ पर खरीदारी करती हुई नजर आएगी। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन क्या वो बैलेंस हो पा रहा है? देखिए, लास्ट जो रबी सीजन था उसमें हम लोगों ने मात्र 6.41 लाख टन जो है दलहनों की खरीद की थी, जिसमें से मसूर 2.5 और मूंग जो है 3.5 लाख टन थी। शेष मात्रा चने की थी। तो लास्ट ईयर कीमतें एमएसपी से काफी ऊंची थी, तो सरकारी खरीद नहीं हो पाई, जिससे बफर जो नॉर्म्स है वो नहीं हो पाया। अभी सरकार ने जो पहले 20 से 25% का जो कैप लगाया था उसे बढ़ाकर 40% किया, और श्रीलंका में आप जानते हैं कि बोला गया कि हम जो है 100% तुअर, उड़द और मसूर की खरीद करने को तैयार हैं। तो सरकार काफी एक्टिवली चाहती है कि बफर जो है उनका बढ़े। अभी कर्नाटक सरकार ने भी 450 रुपए प्रति मेट्रिक टन बोनस की घोषणा की है। वहाँ 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर तुअर की खरीद की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है सरकार काफी सीरियस है बफर स्टॉक बनाने के लिए, और उनको बनाना भी चाहिए ताकि मिलर्स को कॉन्टिन्यूसली जो है पल्सेस की सप्लाई मिलती रहे, और जब जब भाव बढ़े तो मार्केट में इंटरवेंशन करती रहे। वेल, बजट एक्सपेक्टेशंस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले सुनील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील बलदेवा जी, आपको क्या लगता है, काफ़ी सारे स्टेप्स हमने जो यहाँ पर बनते हुए देखे हैं दालों के लिहाज से, उसका कितना फ़र्क यहाँ पर पड़ सकता है? क्योंकि क्लियरली सरकार यही चाहती है कि भाव जो दालों के हैं वो यहाँ पर लगातार नीचे आएँ। एक कंसर्न ऑफकोर्स ये भी यहाँ पर रही है कि किस तरह के भाव हमने होलसेल में आते हुए देखे हैं, रिटेल पे उसका कोई बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ा है। वो एक डिबेट रहा है, एक चिंता की बात रही है, क्योंकि पास ऑन नहीं हो रहा है वो प्राइस यहाँ पर कंज्यूमर को। सुनील जी के साथ यहाँ पर संपर्क टूटा है, लेकिन अगर होलसेल रिटेल की बात आपसे भी रखें हम राहुल, तो आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? होलसेल में प्राइसेस ऑफ कोर्स डाउन हुए हैं, बट उनका जो इम्प्लीकेशन है वो रिटेल मार्केट पर इतना नहीं आ पाया जितना आना चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने अभी देखा है मैंने कि रिटेलर्स की जो एसोसिएशन है उनसे भी बातचीत की है कि आप भी जब होलसेलर के भाव कम हुए हैं तो आपको भी एक रीजनेबल अमाउंट मार्जिन लेकर वो जो है वो उपभोक्ता को पास ऑन करना चाहिए। देश में रिटेलर्स की संख्या इतनी ज्यादा है, इतने रिमोट एरियाज में है, तो कंट्रोल करने में थोड़ी कठिनाई जरूर हो सकती है, परंतु अगर सरकार चाहे तो उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। वेल, ऑफ कोर्स सरकार का पुश यहाँ पर देखना होगा। एज ऑफ नाउ होलसेल रिटेल में बहुत बड़ा फर्क है, हम वो अभी कम होता हुआ एज ऑफ नाउ देख नहीं पा रहे हैं। चलिए राहुल, आपसे ही जान लेते हैं आपकी बजट एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर एज ऑफ नाउ क्या है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर मार्केट्स में है, उठापटक काफी ज्यादा है, आप कैसे देखते हैं बाजार? देखिए, पल्सेस में मैं बजट के लिए ये कहना चाहूंगा कि अभी हमने बहुत एक ह्यूज क्वांटिटी में इंपोर्ट कर लिया है, और अभी जो है हमें जो आगे के सीजन के लिए, आगे के फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें एक एक लिमिटेड क्वांटिटी घोषित करनी चाहिए कि हम जो है पल्सेस इंपोर्ट करना चाहते हैं और इससे ऊपर नहीं करना चाहते। अगर मान लीजिए सपोज कोई सीजन फेलियर होता है हमारा, तो पल्सेस में बदलाव भी हो सकता है, परंतु एक क्वांटिटी एक हमें फिक्स करनी चाहिए पल्सेस की कि जो है इससे ऊपर क्वांटिटी ना आए। अगर ऑयल सीड की अगर बात करें तो ऑयल सीड में जो रिफाइंड और क्रूड तेल के बीच का जो अंतर है इंपोर्ट ड्यूटी का, वो केवल 7.5% है। तो अधिकतर ऑयल कंपनीज जो है इंडिया में, अब वो केवल माल मंगवाती है बाहर से और पैकिंग करके बेचती हैं। तो इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी असर पड़ा है, उनके टर्नओवर पर भी असर पड़ा है। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि तेल मिलों को, इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार को कम से कम 15 से 20% दोनों तेलों के बीच में जो है अंतर करना चाहिए। ऑलराइट, तो वो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो ये कि जो दालों के फ्री इंपोर्ट आ रहा है वो आए, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पर डिसाइड कर दी जाए, और दूसरा ये कि जो खाने के तेल हैं यहाँ पर 7.5 से ड्यूटी को बढ़ाकर 15 से 20% कर दिया जाए क्रूड और रिफाइंड के बीच में। सुनील बलदेवा जी, हम आपसे कोशिश कर रहे थे बात करने की, लेकिन हो नहीं पा रही थी, लेकिन अब आप क्योंकि जुड़ चुके हैं वापस, आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से दालों की स्थिति अब यहाँ पर बन गई है, सारे इंपोर्ट को एक्सटेंशन आ गई है, पीली मटर का ऑफकोर्स बहुत जल्दी यहाँ पर हम एक्सटेंशन खत्म होता हुआ देखेंगे, किस तरह की सिचुएशन है इस वक्त? यदि हम चना, तुअर और मटर की बात करें तो एमएसपी से काफी नीचे चल रहे हैं, और भाव लगभग 25% के लगभग पिछले साल की, यदि हम सितंबर से बात करें, सितंबर की तुलना में आज यदि बात करें तो 22 से 25% तक कम है। तुअर हमारे यहाँ पिछले 2 साल से काफी कम था प्रोडक्शन, वेदर के चलते, और बुआई कम थी,
और इंटरनेशनल मार्केट भी काफ़ी तेज़ था। सरकार को कई अफ्रीका जैसे कई देशों में इंटरवेन भी करना पड़ा ताकि माल को इंपोर्ट किया जा सके। लेकिन इस साल हमारी चूँकि किसानों ने बुआई बहुत अच्छी करी और वेदर भी अच्छा रहा, तो फसल भी काफ़ी अच्छी है। तो ये हम बल्कि ये देखना रिपोर्ट आ रही है कि बीजापुर जैसे कई मंडियों में तुअर के भाव जो 70 रुपए के आसपास बिक रहे हैं, तो वहाँ के किसानों ने मंडी बंद का भी ऐलान किया है और 1-2 जगह मंडियाँ बंद भी रखी है। तो पिछले 2 साल में जो फ़र्क है, तुअर में काफ़ी फ़र्क है। तुअर का कर्नाटका सरकार को बोनस भी देना पड़ रहा है हालाँकि, और सरकार ने पिछली मीटिंग में ये निर्णय लिया है कि तुरंत ही तुअर की खरीदी जो है वो चालू की जानी चाहिए। तो तुअर की बात करेंगे तो काफ़ी हम अच्छी पोज़ीशन में हैं। मटर हमारी चूँकि करीबन 28 लाख टन इंपोर्ट हो चुकी है, जिसमें 15 लाख टन के करीबन हमारा कंजम्पशन हो चुका है। 13 लाख टन माल अभी भी पोर्ट पे है और पोर्ट पे जगह नहीं है, खुले में माल जो है मटर अनलोड हो रही है। तो ये मटर भी काफ़ी हमारे पास ज़्यादा स्टॉक है, करीबन 8 महीने की मटर का हमारे पास स्टॉक है, जबकि फरवरी ऑनवर्ड हमारे मटर की जो है नई बुआई, नई फसल की आवकें चालू हो जाएगी। चना हमारे यहाँ चूँकि सरकार का भी आपने देखा और आपने आंकड़ों में भी दिखाया, चना की फसल जो है पिछले साल से 2 से 5% तक बुआई ज़्यादा है। वेदर यदि ठीक रहता है तो काफ़ी अच्छी मात्रा में चना भी हो जाएगा। और अभी 57 रुपए की पड़ता से हमें कॉस्टिंग में हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारी एमएसपी चने की 5640 है। मतलब यदि उसको हम यदि ऊपर खर्चे जोड़े तो करीबन वो 6000 रुपये 5900 या 6000 रुपये मील डिलीवरी पड़ता है, जबकि बाहर का चना हमारा 5700 रुपये पड़ रहा है। तो हम एमएसपी से कॉस्टिंग से नीचे हम चने की इंपोर्ट कर रहे हैं। मूंग की यदि बात करें तो मूंग सरकार के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में है। मूंग मार्कफेड के पास भी है, नाफेड के पास भी है और एनसीसीएफ के पास भी है। मसूर की बात करें तो मसूर भी सरकार के पास एक अच्छी खासी स्टॉक है। तो ओवरऑल यदि हम दालों की बात करें तो 2025 में मुझे सारी दालें जो है स्टडी या नीचे की तरफ लग रही है, किसी भी दाल में तेजी नहीं लग रही, क्योंकि सब दालों का स्टॉक या तो सरकार के पास है या प्राइवेट है या फिर पोर्ट पे है। ऑलराइट। और वो जो दूसरी चीज़ है, यहाँ पर होलसेल के प्राइसेस तो नीचे आए हैं लेकिन रिटेल के बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आए, तो क्या कंज्यूमर्स को वो सारा पास ऑन हो पा रहा है? ये सरकार को देखना है, क्योंकि वैसे यदि हम बात करें तो कंज्यूमर मिनिस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि वो अपने फैसले जो है अपने कंज्यूमर के फेवर में फैसले करा पा रही है। लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है वो अपने फैसले नहीं करा पा रही है, क्योंकि हम जैसा मैंने अभी बोला मसूर, चना और मटर की आमदनी होने वाली है नई फसल की किसानों की, लेकिन अभी भी हम इंपोर्ट खोल के बैठे हैं, एमएसपी से नीचे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर को इसमें ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा और अच्छे से इस मामले को प्रेजेंट करना होगा, ताकि कमेटी ये निर्णय ले कि इसका इंपोर्ट जो है जल्दी से जल्दी रोका जा सके। अब यहाँ तक जहाँ तक बजट की बात है सुनील जी, ऐसा माने जाने लगा है कि काफ़ी सारे जो स्टेप्स हैं वो एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के तौर पर कैबिनेट्स में या बजट के बाहर ही ले लिए जाते हैं, लेकिन बजट से दालों को सेक्टर को कोई यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल, सबसे बड़ा है, जैसा मैंने अभी पीछे भी आपके बोला, अभी मैंने बोला कि हमारे को एमएसपी से लिंक कर दिया जाए इंपोर्ट ड्यूटी को। यदि एमएसपी के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी है तो इंपोर्ट पे ड्यूटी अपने आप लग जाए 10%। एमएसपी से नीचे चल रहा है यदि हमारे यहाँ भाव, तो ड्यूटी बढ़ जाए, उतना ही % तक ड्यूटी बढ़ जाए। एमएसपी से यदि ऊपर चल रहा है तो ड्यूटी जो है कम होती जाए। तो एक मैकेनिज्म ऐसा बनाना होगा कि उसको एमएसपी से लिंक कर दिया जाए, ताकि इंडस्ट्री, किसान और सरकार सबको ये ध्यान में रहे, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम पहले से पता कर सके कि हमारे एग्जैक्ट हमारे पास बुआई कितनी है, वेदर कैसा रहने वाला है, हमें इल्ड कैसी मिलेगी, हमारी 3 महीने आगे की फसल कैसे होएगी। अब सरकार ने चना जो है मार्च तक खोल दिया, मटर फरवरी तक खोल दी। क्यों खोल दी? कि पीछे भाव ज्यादा तेज चल रहे थे, लेकिन आगे बुआई अच्छी है, आगे फसल आने वाली थी। यदि हमारे पास फसल अच्छी आ जाती है और यील्ड अच्छी रहती है तो हमारे किसानों को भाव नहीं मिलेंगे। तो यदि मैकेनिज्म रहता तो वो अपने आप ही दिसंबर में यदि चना जब 60 रुपया हो गया तो अपने आप ही ड्यूटी कम हो जाती। तो ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा। दूसरा, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि यदि कृषि जिन्सों में इनकम टैक्स 0 है तो कृषि जिन्स को प्रोड्यूस करने वाले या फिर उसका फिनिश्ड गुड्स बनाने वाले कुछ एक्ट के स्कीम है कुछ सरकार की, जिसमें प्लांट वालों को 15% ही इनकम टैक्स देना पड़ता है। वो ट्रेडर और प्लांट
दोनों पे 15%, जैसे 30% है तो 50% की छूट दी जानी चाहिए। यदि 5% लगता है कि वो स्लैब में आता है तो 5%, 10% की स्लैब में आता है तो 5% लगे। ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जिसमें 50% जो है एग्री ट्रेड करने वालों को छूट मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्री ट्रेड करने वाले आए। अभी देखेंगे एग्री ट्रेड करने वाले कम होते जा रहे हैं, नई जनरेशन एग्री जा रही। यदि ऐसा ज्यादा लोग आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगी, तो किसानों को भी भाव अच्छा मिलेगा। और जो हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, वो सपना तभी सच हो सकता है जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी को हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाएं, एक अच्छा सा मैकेनिज्म बनाएं और इनकम टैक्स में छूट दें। ऑलराइट, यानी कि पहले तो लिंक किया जाए इंपोर्ट ड्यूटी को एमएसपी पे, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई जाएं और टैक्स सीजिंग किया जाए यहाँ पर एग्री ट्रेडर्स के लिए। ऑफ कोर्स ये कुछ यहाँ पर मांगे हैं, आशा यही है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री इसको देखेगी। बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी, राहुल जी, दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, ग्रेन्स और दालों पर हमारे साथ चर्चा भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन अपनी ये चर्चा हम जारी रखेंगे दीपक दाता जी के साथ, जो हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार। स्वागत है आपका, और हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं अपना बजट स्पेशल। जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें हैं यहाँ पर वेरियस सेक्टर्स को इस बार के बजट से। हमारे साथ अब मोपा के वीपी दीपक दाता जुड़े हैं। दीपक जी नमस्कार। और सभी सेक्टर्स ने अपनी काफ़ी सारी मांगें यहाँ पर रखी हैं। जहाँ तक मोपा की बात है, किस तरह से आप देखते हैं एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट 2025 में अब यहाँ पर किस तरह का विजन है? और सबसे पहले तो आपकी बजट से इस बार वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं? नमस्कार मनीषा जी। प्रधानमंत्री ने एक विजन लिया है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है सरसों और तिलहन के अंदर में। 4 साल अपन लोग उसी लाइन पे चले। जो मस्टर्ड सबसे मेजर क्रॉप है, जिसमें हाईएस्ट ऑयल होता है, उसका प्रोडक्शन फ्रॉम 69 लाख हेक्टेयर से बढ़ते हुए 93 लाख हेक्टेयर पहुंचा। वो इस साल डिप है। उसके डिप के कारण, मेजर कारण गवर्नमेंट पॉलिसीज ही हैं कि मल्टीपल आइटम्स जो हैं, जो सपोर्ट के लिए मिले हुए थे, दैट हैव गॉन। और जो ऑयल सीड है, उससे 2 आइटम निकलते हैं, एक ऑयल और एक प्रोटीन। तो प्रोटीन आइटम में जब यहाँ पे इथेनॉल प्लांट चालू हुए, उसकी वजह से प्रोटीन आइटम काफी ज्यादा बढ़ गया इंडिया के अंदर में, और उसकी वजह से ऑल द मील प्राइसेस आर स्लगिश। सो इसी की वजह से पहली बार हम एक्सपोर्ट्स के अंदर में भी वी विल बी लैगिंग अराउंड 40% फ्रॉम लास्ट ईयर वी डिड अराउंड 20 लाख टन्स ऑफ मस्टर्ड डीओसी एक्सपोर्ट। दिस ईयर वी शुड बी डूइंग अराउंड 14 लाख टन्स जो है। तो दैट्स अ मेजर कंसर्न। तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती थी एक्सपोर्ट्स के ऊपर में, दैट दे हैव विथड्रॉन रिसेंटली। दैट वी हैव आस्क्ड। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती थी, दैट दे हैव विथड्रॉन। और एक्सपोर्ट सब्सिडी मिलती थी, ऑल 3 सब्सिडीज हैव गॉन। एंड मेजर हमारी मांग जो है 2 ही चीजों की है इस बार, जिसके लिए हमने वित्त मंत्री को रिप्रेजेंटेशन भी भेजा है। कि एक तो ऑयल सेक्टर को उन्होंने रिवर्स जीएसटी कर दिया कि दिस इज द ओनली सेक्टर जिसमें आप जीएसटी का रिफंड नहीं ले सकते, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट इज स्टक विद द गवर्नमेंट। जो इंडस्ट्री करीब 2 या 2.5% के प्रॉफिट मार्जिन पे काम करती है, उसमें से करीब 1.5% के करीब जो है जीएसटी का रिफंड वो गवर्नमेंट के पास अटका हुआ है, विच दे सेड कि आप सेट ऑफ कर लीजिए पर आप इसका रिफंड नहीं ले सकते। तो एक जीएसटी के जो मेजरली जीएसटी का बेसिक जो थंब रूल है उसके अगेंस्ट है। तो उसके लिए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, विच वी आर होपिंग कि गवर्नमेंट जो है बजट के अंदर में शायद सही कर पाए। और एक्सपोर्ट इंसेंटिव जब तक नहीं करेंगे तब तक यहाँ से हम वी विल सी कि हम तिलहन सेक्टर के अंदर में धीरे धीरे करके डिप्लीट होगा प्रोडक्शन, जो हम बड़ी मुश्किल से बढ़ा के 120 लाख हेक्टेयर पे लेके आ गए थे, 120 लाख टन पे लेके आ गए थे सरसों को, वो धीरे धीरे डिप्लीट होगा। सेम स्थिति सोयाबीन की है। इस बार सोयाबीन के प्राइसेस 800-900 रुपए नीचे हैं एमएसपी से। सेम स्थिति मस्टर्ड की रहने वाली है। जीएसटी तो शायद यहाँ पर बजट में निकल के ना आए, बट कह नहीं सकते। ऑफ कोर्स वित्त मंत्री ने पहले भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र तो यहाँ पर किया ही है। लेकिन मैं सोया पे भी आपके पास यहाँ पर आऊँगी। लेकिन जहाँ तक मस्टर्ड की बात है, ये साल ऑफ कोर्स 2024 आपके लिए मुश्किल रहा। भावों में वॉल्टिलिटी आते हुए देखी, एमएसपी के नीचे भी गए, फिर प्राइसेस थोड़े से सुधरे भी। अब जिस तरह की स्थिति है, सबसे पहले तो मील की ऑफ कोर्स यहाँ पर कंसर्न्स हैं डीओसी में, जैसे आपने कहा। लेकिन ओवरऑल एडिबल ऑयल में अब क्या सी चीज़ है? क्योंकि जिस तरह का इंपोर्ट हमने यहाँ पर आता हुआ देखा, सोया के प्राइसेस नीचे हैं। मस्टर्ड अपने आप को कहाँ पाता है? मस्टर्ड बिकॉज गवर्नमेंट के पास में इस बार करीब 30% माल उन लोगों ने परचेज कर लिया था एमएसपी पे, और बहुत रैपिडली परचेज किया था। तो दे कुड एबल टू गिव द सपोर्ट जो है, जो किसी और क्रॉप को अंदर में नहीं दे पाए। लास्ट ईयर इलेक्शन ईयर भी था, उसके वजह से भी गवर्नमेंट ने मेजर की परचेज किया।
वी हैव टू सी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इस बार परचेज की क्या रहती है. इफ दे परचेज स्लोली लाइक दे हैव परचेज सोयाबीन, तो that will not be any support to the mustard. Mustard will trade maybe 500 to 1000 rupees down from the MSP, which is around 5900. साथ ही साथ जैसे आपने सोया में बोला कि 800-900 रुपए बिलो एमएसपी है, ऑफ कोर्स चिंता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है. सोया वालों को भी मील एक्सपोर्ट्स को लेकर यहाँ पर कंसर्न्स हैं. ओवरऑल जैसे आप ऑयल सीड सेक्टर देखते हैं, सरकार ने यहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात की है, ऑयल मिशन की भी यहाँ पर बात की है, एलोकेशंस भी हुए हैं, टाइमलाइंस भी सेट हुए हैं. आपको लगता है वो एज प्लान्ड ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट हो रहे हैं? नहीं, मैं पिछले 4 साल अच्छे एग्जीक्यूट हुए. अगर इस साल जो एग्जिस्टिंग सपोर्ट मिला हुआ था वो विड्रॉन हो गया, आपको इंटरेस्ट सब्सिडीज विड्रॉन हो गई, ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज विड्रॉन हो गई, एक्सपोर्ट इंसेंटिव विड्रॉन हो गए, सो एवरीथिंग इज विड्रॉन. सो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? उसका इम्पैक्ट यही आना है. और जीएसटी में वी आर नॉट आस्किंग टू रिमूव द जीएसटी, वी आर सेइंग कि जो हमारा जीएसटी का पैसा जमा है केवल वो जीएसटी का पैसा रिफंड मिल जाए, विच इज अ बेसिक थंब रूल ऑफ जीएसटी विच इज मिसिंग इन दिस सेक्टर. दीपक जी, ओवरऑल एडिबल ऑयल सेक्टर में जैसे आपने कहा कि इंसेंटिव्स यहाँ पर चाहिए, चाहे वो एक्सपोर्ट को लेकर है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, जो आपने कहा बंद कर दी गई थी वो वापस यहाँ पर लौटाने की ज़रूरत है. अगर बजट में ये नहीं निकल के आता है, जैसे आपने कहा, आई एम श्योर आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर सरकार को की ही होंगी, क्या निकल के आएगा क्या नहीं निकल के आएगा वो हमें हफ्ते भर में मालूम पड़ जाएगा. लेकिन उसके अलावा, उसके बावजूद किस तरह की स्थिति यहाँ पर रह सकती है? फिर स्थिति गवर्नमेंट need to procure if they want to support the farmer. You cannot mismatch कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के साथ में आप इंटरनेशनल फार्मर को पैसा दे रहे हैं और इंडियन फार्मर को मार रहे हैं. ये यही हो रहा है. दे शुड इंक्रीज द ड्यूटीज, इंक्रीज करें ड्यूटी इंपोर्टेड ऑयल पे विच वी आर इंपोर्टिंग, और उसको एट पार लेके आए इंडियन ऑयल्स के अगेंस्ट में. अगर वो नहीं लाएंगे तो इंडिया के अंदर में ग्रो होना इट्स इम्पॉसिबल. जी, एक और चीज़ यहाँ पर दीपक जी जो काफ़ी लोगों ने बोली है वो है हेजिंग मैकेनिज्म को लेकर, जो भारतीय बाजारों में बिल्कुल नहीं है. क्या आप भी उसे मिस करते हैं? जी 100%. अगर आप बड़े लेवल के ऊपर में कोई भी काम करते हैं तो व्हेन यू आर बाइंग सम कमोडिटी यू वांट टू हेज इट. इंडिया के अंदर में हेजिंग मैकेनिज्म नहीं है, जो था और जिसको बंद कर दिया गया, विच इज वेरी मच नीडेड एटलीस्ट इन ऑयल सेक्टर जो है, और विच वी आर रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम डे वन कि अगर आप कोई भी चीज की हेजिंग बंद कर देंगे तो वो रिस्क अनलिमिटेड हो गया. उसकी वजह से मेजर लॉसेस लगे हैं हमारे सेक्टर के अंदर. और 31 जनवरी तक इसकी मियाद है. आपको लगता है वो वापस लौटते हुए नजर आएंगे? कुछ कॉन्वर्सेशंस अगर आप यहाँ पर सुन रहे हो तो मुश्किल लगता है, क्योंकि जो मुझसे पहले भी बोले, जो डिफिकल्ट काम क्या है, कंज्यूमर मिनिस्ट्री इज टेकिंग ओवर द आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इज डेफिनेटली पुशिंग इट, क्योंकि उनको ये चाहिए कि अच्छे प्राइस मिले फार्मर्स को और जो है इंडस्ट्री सही तरीके से चले. कंज्यूमर मिनिस्ट्री को चाहिए कि सस्ता तेल मिले, सस्ता खाने की चीज मिले कंज्यूमर को, क्योंकि वो इन्फ्लेशन देख रहे हैं. सो इट्स इन बिटवीन द गवर्नमेंट, बोथ मिनिस्ट्रीज आर अगेंस्ट ईच अदर. आई डोंट नो, इट्स रियली डिफिकल्ट. वेल ऑफ कोर्स दिक्कतें तो यहाँ पर काफ़ी सारी हैं, लेकिन आशा यही है कि जिस तरह की रिप्रेजेंटेशंस ऑलरेडी यहाँ पर वित्त मंत्री को चली गई हैं तो कुछ बहुत इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, अलाउ भी किया जाएगा. जो सब्सिडीज इंसेंटिव्स यहाँ पर बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है वो उन्हें मिलेगा. दीपक जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ, और उन सभी चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए और अपनी एक्सपेक्टेशंस भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए. वेल इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर.